टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हुआ रिफंड या मुश्किल में फंसा हुआ आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। कई सारे सवाल लेंगे और आपसे जवाब भी चाहूंगा, लेकिन इससे पहले दर्शकों को बता दूं कि अगले आधे घंटे तक आपको ये शो देखना क्यों बेहद जरूरी है। दरअसल हम बताने वाले हैं कि पिता से मिलने वाले पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाकर कर रहे हैं मुनाफा, तो कैसे बचा सकते हैं अपना टैक्स। एलटीसीजी बचाने के लिए बॉन्ड में निवेश के अलावा और भी क्या है रास्ते, और अगर आप कोई ऐसा सामान खरीद रहे हैं जो जीएसटी से बाहर है तो पोर्टल पर कैसे दिखाएं खरीदारी। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले बात करें करीब 2 करोड़ अपने दर्शकों की जिन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है। खास बात यह है कि इनमें से 70% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी सालाना आमदनी 5 लाख रुपए से भी कम है। तो जाहिर तौर पर ऐसे लोग चाहते हैं कि पैसा तो लगा रहे हैं लेकिन रिटर्न भी बेहतर आए। तो ऐसे में कई बार लोग एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच करते हैं, एक स्कीम से पैसा पूरा होने के बाद दूसरी स्कीम में लगाते हैं। तो यहाँ पर टैक्स की देनदारी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो गौरी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहूंगा कि किसी एक स्कीम से पैसा निकालकर दूसरे स्कीम में पैसा लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड के निवेशक, तो वहाँ पर टैक्स की देनदारी क्या होती है। मिसाल के तौर पर ईएलएसएस को ही ले लें, ईएलएसएस से निकाला दूसरी ईएलएसएस में लगाया, तो वहाँ पर टैक्स के नियम क्या कहते हैं। देखिए लक्ष्मण, जब आप ईएलएसएस फंड में निवेश करते हैं तो उसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अब जब वो 3 साल का लॉक इन पीरियड खत्म हो गया और सपोज कीजिए आपकी स्कीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो आप उस पैसे को निकाल के दूसरे किसी फंड में या दूसरे ईएलएसएस फंड में लगा देते हैं। तो ये माना जाएगा पहले आपने पैसा रिडीम किया, उसके बाद आपने री इन्वेस्ट किया, तो पहले तो इसके ऊपर टैक्स की देनदारी बनेगी। जो आपको मुनाफा आपको हुआ उसके ऊपर टैक्स देना होगा, और जो ईएलएसएस में आपने इन्वेस्टमेंट की उसके अलग से आपको एटीसी में डिडक्शन मिलेगी जैसे आपको पहले मिली थी। ऐसे ही कई लोग लिक्विड फंड में पैसा डाल देते हैं और वहां से एसटीपी कर लेते हैं। जैसे साल के शुरुआत में ही 1.5 लाख रुपया लिक्विड फंड में डाल दिया और वहां से एसटीपी कर दी, पूरे साल में उसको बाइफिकेट कर दिया और मार्च तक उसको खत्म कर दिया। तो लिक्विड फंड से जैसे जैसे वो ईएलएसएस फंड में जाता रहेगा पैसा, वैसा वैसा आपको डिडक्शन मिलती रहेगी। अगर पूरा 1.5 लाख आप कंप्लीट कर लेते हैं तो पूरे 1.5 लाख की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये माने कि एक स्कीम से दूसरी स्कीम में अगर हम स्विच करते हैं तो भी यही नियम लागू होगा कि नहीं, अलग है? बिल्कुल, एक स्कीम से दूसरे स्कीम में अगर आप स्विच कर रहे हैं तो ये माना जाता है कि पहले आपकी रिडेम्पशन हुई और फिर आपकी इन्वेस्टमेंट हुई। तो डेफिनेटली पहले आपकी जो रिडेम्पशन हुई उसके ऊपर आपको टैक्स देना है, चाहे वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया नहीं, आपने सिर्फ उसको स्विच किया है, तो भी वो पहले रिडेम्पशन और उसके बाद इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। तो ये इस तरह की जो टैक्स की देनदारी अब रहती है, तो ऐसे में आप लोग क्या अपने क्लाइंट को सजेस्ट करती हैं कि इस तरह से स्विच करना फायदेमंद होता है या फिर बचना चाहिए जहां तक संभव हो सके? नहीं, देखिए बिल्कुल ये स्विचिंग आप कर सकते हैं, और जो मैंने आपको तरीका बताया अभी लिक्विड फंड से अमाउंट स्विच करना, जिसको हम एसटीपी कहते हैं, लिक्विड फंड से इक्विटी में अगर हम जा रहे हैं और तो हम सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान लगाते हैं, तो मुझे पर्सनली ये सिस्टम बहुत अच्छा लगता है। इससे आप मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उससे बच जाते हैं और तरीके से आपका पैसा इक्विटी में लग जाता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि इससे फायदा ही होगा। लेकिन हाँ, ये ना भूल जाएं कि इस पर आपको टैक्स भी देना है, क्योंकि जिन लोगों का सिर्फ एसटीपी लगी होती है या स्विचिंग हो रही होती है उनको लगता है कि उनको टैक्स देना ही नहीं है क्योंकि कोई भी पैसा उनके बैंक अकाउंट में तो आया नहीं है। तो ये जो गलती करते हैं वो गलती से बचें, बट एसटीपी और कर सकते हैं और स्विचिंग बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहला सवाल लेते हैं कुरुक्षेत्र से। डॉक्टर संदीप कोठारी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप साहब नमस्कार। सर, मेरा सवाल ये है, सर मैंने फाइनेंशियल ईयर 19-20 असेसमेंट ईयर 20-21 में रिवाइज रिटर्न फाइल करी थी 10 मई 2021 को। ठीक है। तो रिटर्न सबमिट करने के समय ऑप्शन आया ई पे टैक्स, जो टैक्स बन रहा था 22,000 समथिंग, तो मैंने 23,000 रुपये सेल्फ असेसमेंट टैक्स भर दिया ऑनलाइन। जब 14 जुलाई 21 को रिटर्न प्रोसेस होके आई तो इंटीमेशन आई, डिपार्टमेंट ने 22,160 रुपए की डिमांड रेज कर दी। ठीक है। जो मैंने 23,000 रुपये भरा था 10/5/21 को, उन्होंने उसका क्रेडिट मुझे नहीं दिया, जबकि फॉर्म 26 ईयर्स में ये 23,000 का अमाउंट मेरे उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। अच्छा। तो मुझे इस 840 रुपीज का रिफंड बनता है,
परंतु जब मैंने किसी सीए से पूछा भी मैं अब इसका क्या करूं, तो उन्होंने कहा जी आप ऑनलाइन रेक्टिफिकेशन फाइल करें। पर नए पोर्टल पे अब तक रेक्टिफिकेशन की कोई जो है मतलब लिमिटेड पर्पसेस के लिए फंक्शनल हो रखी है, तो जिस वजह से ना मैं रेक्टिफिकेशन भी नहीं कर पाया। अब उन सीए ने मुझे ये सलाह दी कि आप लोकल कुरुक्षेत्र के आईटीओ को मेल कर दें, तो मैंने 3 बार उनको भी मेल कर दी, लेकिन अभी तक रिफंड नहीं आया आपको। बिल्कुल, तो गौरी आपको बताएंगे, गौरी आपको बताएंगे क्या है सही तरीका। गौरी क्या सुझाव देंगे? इस केस में आपके पास पोर्टल पे जब आप जाएंगे तो आपको ये जो डिमांड रेज की है ना, ये आपको दिखेगी। जहां पे ये डिमांड आपको दिख रही है वहां पे आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे कि क्या आप इस डिमांड से डिसएग्री करते हैं, अग्री करते हैं या पार्शियली अग्री करते हैं। तो वहां पे आप जाके इस डिमांड से डिसएग्री कीजिए और साथ में अटैचमेंट डालने का ऑप्शन वहां पे दिया गया होता है। वहां पे आप अपना 26 AS, जहां पे वो 23,000 का जो आपने टैक्स पे किया है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो 26 AS साथ में अटैच कर दीजिए। साथ में हो सके तो एक लेटर लिख के जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हैं वो अटैच कर दीजिए और इसको आप सबमिट कर दीजिए। इसी के साथ साथ आप एक ग्रीवियंस पोर्टल पे रजिस्टर कर दीजिए और आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। आप जैसे ही ये करेंगे ये मामला सुलझ जाना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब कि ये मामला सुलझ जाएगा। नहीं तो आप तो हमारे शो के रेगुलर व्यूअर हैं ही, आप फिर से मामला हम तक उठाइएगा, हम कोशिश करेंगे इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक भी पहुंचाने की। अगला सवाल लेते हैं जमशेदपुर से BKD अग्रवाल साहब फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अग्रवाल साहब नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास? मैं इसको देख रहा हूँ जब से लखोटिया ही चला रहे थे। जी जी, उस टाइम से। अच्छा, बहुत पुराने दर्शक हैं तब तो आप। हाँ, बहुत पुराने हैं सर। मैं अपनी वाइफ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस हर साल खरीदता हूँ, 98 से चल रहा है और उसमें उनका एज हो गया 71। तो साधारण तो मैं ही पे कर देता था, तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि मेरा लड़का जो उसका प्रपोजर नहीं है, प्रपोजर मैं हूँ, यदि वो बाई चेक या ऑनलाइन पेमेंट करे तो क्या उसको 80D का बेनिफिट मिल सकता है कि नहीं? क्या कि वो 30% ब्रैकेट में है तो उसको होगा, मैं 0% ब्रैकेट में हूँ। देखिए, जो आपके बेटे हैं वो या तो अपनी वाइफ और अपने बच्चों के लिए पॉलिसी ले सकते हैं और उसके साथ साथ अपने पेरेंट्स के लिए भी ले सकते हैं। अब ये पॉलिसी ऑलरेडी आपने ली हुई है अपने वाइफ के नाम पे, तो अगर अब इसकी पेमेंट आपके बेटे करते हैं तो डेफिनेटली उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। सेक्शन 80D में लिखा है कि अगर आप इंश्योरेंस के लिए पे कर रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए पे कर रहे हैं अपने लिए, अपनी स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा, कोशिश नहीं 100% आपको ऐसा ही करना है कि जो पेमेंट है वो ऑनलाइन मोड से हो और उसका प्रूफ उनके पास हो कि उन्होंने पेमेंट की है और उसके बाद वो उसका बेनिफिट ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगी जो उपाय सुझाया उसका पालन करने पे, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें लिखिएगा। अगला सवाल लेते हैं, ईमेल आया है अभिजीत जी का। दरअसल एक स्टूडेंट हैं और इनकी उम्र 20 साल है। अच्छी बात है, 20 साल की उम्र में भी CNBC आवाज़ के इस शो को देखते हैं। अभी इससे पहले जिनसे बातचीत हुई लग रहा था काफ़ी बुजुर्ग थे, तो हर उम्र के लोग इस शो को देखते हैं, हर उम्र के लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी ये साबित हो रहा है। तो दरअसल अभिजीत जी का सवाल ये है कि ये अपने पिताजी से पैसे लेते हैं और इस पैसे को बचा करके ये स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। और इस साल क्या हुआ कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते लगाते वो बैलेंस जो है इनके खाते में 5 लाख से ज़्यादा हो चुका है, जिसमें थोड़ा बहुत मार्जिन भी इसमें जुड़ा हुआ है। अब ये जानना चाहते हैं कि इस पर टैक्स कैसे बचाया जाए, क्या टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा या फिर जो छोटा सा पैसा अतिरिक्त हुआ है जो मार्जिन के तौर पर मिला है उसको क्या हम PPF में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं क्या? गौरी क्या सलाह देंगी? लक्ष्मण, इनके केस में क्योंकि ये मेजर है, आपने इनकी उम्र 20 साल बताई, तो ये माइनर तो है नहीं, तो इनको जो भी पैसा अपने फादर से मिल रहा है, जहाँ तक मैं इनकी ईमेल से समझ पाई हूँ, वो गिफ्ट के तौर पे मिल रहा है, वो कोई सैलरी नहीं है। तो अपने पिता से मिल रहा पैसा अगर गिफ्ट के तौर पे मिल रहा है तो वो पैसा सारा इनका है, इसमें कोई क्लबिंग भी नहीं होगी। यानी कि जो भी पैसा ये निवेश करके कमा रहे हैं उस पर इन्हीं को टैक्स देना है। तो अगर तो जो कमाई इनको उस पैसे से हो रही है वो 2.5 लाख से ज्यादा है,
तो इनको रिटर्न भरनी होगी। और अगर वो 5 लाख से ज्यादा है तो टैक्स बचाने के लिए टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि पीपीएफ इन्होंने बताया उसमें निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ जो पैसा अपने फादर से मिला है वो 5 लाख एक्सीड करा है, तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है। ये गिफ्ट है, इसमें आपको कोई टैक्स की देनदारी नहीं बनती है, ये टोटली एग्जेम्प्ट है। लेकिन इस गिफ्ट से जो आपको पैसा मिल रहा है, जो इनकम हो रही है, उसका ध्यान रखें कि वो कहीं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड तो नहीं कर रही। बिल्कुल। तो चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि अगर आप होम लोन पर टैक्स छूट का फायदा उठाने के लिए इनकम टैक्स रिजीम में बदलाव करना चाहते हैं तो इसका क्या है नियम, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।